हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएस सिविल सर्विसेज। आज के हम लेक्चर में देखने वाले हैं हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट का पार्ट 2, जिसमें जो है हम 700 की जो क्वेश्चंस की सीरीज है, 700 क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसको फॉलो कर रहे हैं। और ये जो है हमारे किसके हैं, सारे के सारे एनसीईआरटीज के होने वाले हैं। तो प्रीवियसली हमने हमने करीबन 200 क्वेश्चंस जो है देख लिए हैं किसके, ज्योग्राफी के। और 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है वो पूरा, जाके प्लीज देखिएगा और उनसे सीखिएगा, उनके नोट्स भी बनाइएगा। नोट्स कैसे बनाने हैं, एक वाइट शीट को लेके, एक पेज को लेके उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो और छोटे छोटे जो है नोट्स बनाओ, ठीक है। उसके बाद जो है हमने हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट जो है देख लिया है, ठीक है। उसका पेपर फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट, अब ये जो है आज का जो है पार्ट 2 रहने वाला है। और इसमें हम जो क्या करने वाले हैं, बाइलिंगुअल कंटेंट आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं उन दोनों को जो है ये बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो है देखते हैं। द टेक्स्ट कलीला व दिम्मा रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो कलीला व दिम्मा जो था, एक ग्रंथ थी जो किस चीज से रिलेटेड है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें। पहला है भारतीय मूल की जो पौरावत्ती दंत कथाएं जो थी, ओरिएंटल फेबल्स जो थी, दंत कथाएं हुआ करती थी, उससे उसकी ओरिजिन है ये। दूसरा, आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, शासन कला। तीसरा, सेइंग ऑफ सूफी संत की जो कथन थे वो है। चौथा, सिस्टम्स ऑफ अरेबिक साइंस। तो ना तो ये सिस्टम्स ऑफ अरेबिक साइंस था, ना ही ये सूफी संत था, ये कहानियां थी इंडियन ओरिजिन की, ठीक है। ओरिएंटल फेबल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन की ये ट्रेडिशनल फोक्स की बातचीत थी, ट्रेडिशनल फोक टॉक्स। दीज वर ट्रेडिशनल फोक टॉक्स, ठीक है। अगर अब कब हो क्या सकता है कि इसको भी लेके बात, अगर ये ओरिएंटल फेबल्स लिख रहा है, इसको हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं दीज वर द ट्रेडिशनल फोक टॉक्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो है एक जो ये जो पॉइंट दे रखा है ओरिएंटल फेबल्स, इसका जो है समझ में आना चाहिए अर्थ क्या है, इसका जो है मीनिंग क्या है। तो ये हमारा आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड द प्लेसेस ऑफ द डिस्कवरी इज रॉन्गली मैच। हमारी डिमांड क्या है कि हमें ये देखना है कि नीचे दिए गए 5 आइटम्स दे रखे हैं और वो है उनकी प्लेस ऑफ डिस्कवरी। जैसे कि दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति यानी कि स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन मोहनजोदाड़ो में मिली थी कि नहीं, हमें ये देखना है। राइस हस्क, चावल की भूसी, लोथल। फायर पिट्स इन अल्टास, हड़प्पा। बियर्ड मेकर शॉप यानी कि जो मन का मोतिया निर्माताओं की जो दुकानें थी वो चाहनुदारों में। और इन फॉसिल रिमेन्स ऑफ हॉर्स, घोड़े के जीवाश्म अवशेष सुरकोतोड़ा। तो इनमें से जो है हमें रॉन्गली मैच देखना है। तो क्लियरली जो मोहनजोदाड़ो के अंदर आपने देखा होगा, हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ी है, तो अदरवाइज हम जो है कराएंगे बाद में जाके। तो इस तरीके से जो है उसका मुंह है, इस तरीके से दूसरा मुंह बनाते हैं, ये तो गंदा मुंह बन गया, ठीक है। इस तरीके से मुंह है और उसकी जो है दाढ़ी जो है वो इस तरीके से दे रखी है, आपको उसकी दाढ़ी ऐसे दे रखी है, ठीक है। और ऐसे करके उसका जो है इतना बड़ा पार्ट है। तो बियर्डेड मैन जो है, स्टैचू ऑफ अ बियर्डेड मैन आपको देखने को मिलता है मोहनजोदाड़ो के अंदर क्लियरली। राइस हस्क जो है आपको देखने को मिलते हैं लोथल के अंदर। हम अपनी शॉर्ट्स की सीरीज भी लेके आएंगे, मैं आपको शॉर्ट्स में जो है आपको जितनी भी हरपन साइट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, उनको मैप पर लोकेट करके बताऊंगा, जिससे कि आपको ये जो मोहनजोदाड़ो, लोथल, हरप्पन, चाहनुदारो, सुरकोतोड़ा और भी जो हरप्पन साइट्स हैं, हरप्पन सिविलाइजेशन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं वो आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन। राइस हस्क आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, लोथल के अंदर। फायर पिट्स एंड अल्टार कहाँ पर देखने को मिलते हैं, हरप्पन के अंदर देखने को नहीं मिलते, ये मिलते हैं आपको लोथल के अंदर। लोथल प्लस आपको ये देखने को मिलते हैं कालीबंगन, ठीक है। तो ये 2 प्लेसेस पे आपको देखने को मिलते हैं अग्निकुंड और वेदियां, यानी कि फायर पिट्स एंड अल्टार्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, लोथल एंड कालीबंगन। नेक्स्ट जो है वो बीड मेकर्स, जो मोतियां और जो मनका बनाते थे, उनकी जो शॉप्स जो हैं आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, चाहनुदारो के अंदर आपको इनकी शॉप्स देखने को मिलती हैं। एंड लास्ट, फॉसिल रिमेन्स ऑफ अ हॉर्स, ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, सुरकोतोड़ा के अंदर आपको देखने को मिलते हैं।
तो घोड़े के जो जीवाश्म है वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? सुरकुतोला के अंदर। बीड मेकर्स की जो दुकान है कहाँ पर देखने को मिलते हैं? चौकीदारों के अंदर। फायर पिट्स एंड अल्टार की दुकानें हैं जो वो कहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं? लोथल एंड कालीबंगन के अंदर। राइस हस्क जो है वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं? स्टैचू वो आपको देखने को मिलते हैं लोथल के अंदर। एंड स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन कहाँ पे देखने को मिलता है? मोहनजोदाड़ो के अंदर। तो हमें क्या पूछा था? रॉन्गली मैच। नो, तीसरा वाला जो है वो रॉन्गली मैच्ड है, हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रिगार्डिंग अजंता पेंटिंग्स। ये जो अजंता की पेंटिंग्स है जो लार्जली आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है, उनके बारे में सवाल है। बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है। ठीक है, डिमांड का हमेशा याद रखिए कि हमें डिमांड क्या है क्वेश्चंस की, उसके हिसाब से जो है चलना है। ठीक है, जैसे ही हमारे दिमाग में डिमांड क्लिक कर जाएगी कि उसी हिसाब से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलेंगे। चलो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। ठीक है, द पेंटिंग्स वर मेड ऑन द वॉल्स ऑफ द केव विदाउट प्री ट्रीटिंग विद एनीथिंग। पेंटिंग्स पहला पार्ट हो गया। दूसरा हो गया वॉल्स के ऊपर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। कहाँ? केव के अंदर। विदाउट, बिना किसी प्री ट्रीटिंग के, किसी चीज से, किसी चीज की बिना किसी चीज के प्री ट्रीट किए हुए जो केव्स की जो वॉल्स थी उनके ऊपर पेंटिंग करी गई है। ठीक है, कैसे? तो जो वॉल्स थी, ये मान लो ये केव है, अजंता केव्स के अंदर आपको जो है अजंता पेंटिंग्स जो है आपको देखने को मिलेंगी। और ये सिंपली कह रहा है कि जैसे हम आज मान लो कोई लोहे का गेट है, आयरन का जो है गेट है, अब इस पर पेंट करने से पहले क्या करते हैं हम? उसके ऊपर प्राइमर करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो उस प्राइमर के बाद जो है हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं, ताकि जो है वो पेंट लंबे टाइम तक चले। ठीक है, अब इस प्राइमर करने को बोलते हैं प्री ट्रीटिंग ऑफ आयरन गेट। इसी की वो बात कर रहा है कि भाई उस टाइम पर अजंता जो पेंटिंग्स हो रही थी ये आपको गुप्ता के टाइम की भी दिखेंगी और गुप्ता से भी पहले की दिखेंगी। और ये कह रहा है कि एट दैट टाइम दोज केव्स, the walls of the caves, they were not even pre-treated by anything। बिना किसी प्री ट्रीट किए पेंटिंग्स बनाई गई थी डायरेक्टली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आज हमारे जो मकान बनते हैं, ठीक है, हम हमारा जो है पहले सीमेंट से जो है एकदम बराबर किया जाता है। उसके बाद जो है हम पुट्टी करते हैं। अब पुट्टी के बाद जो है हम जो है वो पेंट करते हैं, जो ठीक है, इमल्शन वगैरह जो भी है, डिस्टेंस वगैरह जो हम करते हैं फिर उसके बाद पुट्टी के बाद। बट वो क्या कह रहा है कि पेंटिंग्स पे ऐसा कुछ होता ही नहीं था और डायरेक्टली पेंटिंग्स होती थी। जो वॉल्स थी जो केव की अजंता के पेंटिंग्स के टाइम पर बिना किसी के लगाए हुए और पेंटिंग्स होती थी। तो एट उस टाइम पे जो है पेंटिंग्स कितनी डेवलप्ड थी, बस ये बताना चाह रहा है। ये ठीक है। दूसरा, देयर इज नो डिवीजन ऑफ सीन्स इन डिफरेंट फ्रेम्स। दृश्यों में विभिन्न फ्रेमों में विभाजन नहीं किया गया था। तो वो कह रहा है कि मान लो यहाँ पे कोई पिक्चर बनाई गई है और यहाँ पे कोई पिक्चर बनाई गई है, वो कंटिन्यूस चल रही थी, बट एक्चुअली में क्या था कि डिवीजन था। आपको क्लियरली डिवीजन देखने को मिलता था कि एक सीन से दूसरे सीन में क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है क्लियरली। तो हमसे क्या पूछा था? डी। हमसे पूछा था नॉट करेक्ट। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपको क्लियरली डिवीजन देखने को मिलता है। ये बात कर रहा है कि डिवीजन नहीं था। सी देखो, द पेंटिंग्स मोस्टली डिपिक्ट द जताका टेल्स। अच्छा, आज के टाइम पे मान लो अगर हमारे पास आपने देखी होंगी कृष्ण भगवान जी की पेंटिंग्स होती हैं। कृष्ण भगवान जी बीच में रहते हैं और साइड में जो है गोपियाँ डांस कर रही होती हैं। वो कैसे बना दी हमने? वो हमने बनाई है स्टोरीज को याद करते हुए। हमें बचपन से स्टोरीज सुनाई गई हैं कि कृष्ण भगवान जी जो है बीच में डांस करते थे और गोपियाँ उनकी मुरली पर डांस करती थी। ठीक है, बीच में बैठे रहते थे और गोपियाँ जो डांस करती थी आसपास। तो हमने स्टोरी सुनी और स्टोरीज को हमने पेपर पे उतारा, स्टोरीज को हमने कैनवास पे उतारा, स्टोरीज को हमने वॉल पेंटिंग्स में उतारा। ऐसे ही सेम पैटर्न वहाँ फॉलो होता था। जताका टेल्स जो होती थी वहाँ, वो उस टाइम की स्टोरीज थी। ठीक है, और उन जताका टेल्स को ही इन केव पेंटिंग्स के जरिए जो है पेश किया गया था वहाँ तब उस टाइम पर लोगों ने। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो बात कर रहा है द पेंटिंग्स समटाइम्स शो द ह्यूमन कैरेक्टर्स ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन। तो वो ये कह रहा है कि कभी कभी चित्र में कभी कभी गैर भारतीय मुल्क के मानवीय
पात्र दिखाई देते थे, यानी कि इंडियन ओरिजिन नहीं थे। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। जब जाओगे अजंता, यू शुड गो एंड यू शुड सी ऑल दीज फीचर्स, आपको देखने चाहिए वहाँ पर जाके, तो आपको समझ में आएंगे ये जो फीचर्स हम देख रहे हैं अजंता पेंटिंग्स की, ये आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। ऑल्सो गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो है ये जो बात कर रहा है, गुप्ता पीरियड के टाइम पे इतना परफेक्शन हो गया था आर्किटेक्चर के अंदर कि गुप्ता के पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा जो है जनीत, जो गुप्ता आर्किटेक्चर में इस टाइम पे जो है जो पेंटिंग्स थी वो अपने जनीत पे पहुंच चुकी थी। बहुत हाई लेवल की जो है पेंटिंग्स होती थी, बहुत अच्छे दर्जे की जो है पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं गुप्ता के टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 बात कर रहा है, बाय ट्रेडिशन द फेमस लेक्सिकोग्राफर अमर सिम्हा वाज अ कंटेम्पररी ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग। तो लेक्सिकोग्राफर कौन होते हैं? कोई भी पर्सन जो कि जिसका जो काम होता है डिक्शनरीज लिखने का। ठीक है, राइट डिक्शनरीज तो आप समझते होंगे। डिक्शनरीज यानी कि या तो हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से उर्दू, इंग्लिश से उर्दू, ठीक है, फ्रेंच से हिंदी, हिंदी से फ्रेंच, वो। तो ये लेक्सिकोग्राफर थे इंडिया के अंदर, ये अमर सिम्हा। इन्होंने एक किताब लिखी थी, अमर सिम्हा साहब ने एक किताब लिखी थी, अमरकोश। अमरकोश। और ये विक्रमादित्य के टाइम की बात चल रही है। ठीक है, उनके टाइम पे जो है इनके लिए किताब लिखी थी अमरकोश। किसने? अमर सिम्हा जी ने। और ये एक लेक्सिकोग्राफर थे, ये थे कालिदास जी के टाइम पे। ठीक है, सिंपली ये कालिदास जी जो है उसके टाइम पर, जो उनके टाइम पे जो है ये लेक्सिकोग्राफर थे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स वाज अ कंटेम्पररी ऑफ बोथ महावीरा एंड बुद्धा। ऐसे कौन सा किंग था, ऐसा कौन सा राजा था जो कि कंटेम्पररी था महावीर और बुद्धा दोनों के टाइम पे आपको देखने को मिलता है? तो लार्जली देखो कौन से, पहला अजातशत्रु, नंदीवर्धन, बिंबिसार एंड अशोका। तो अशोका, तो इनमें से जो सबसे ज्यादा जो है रहे थे, टेन्योर जिनका रहा था वो थे बिंबिसार। और बिंबिसार का जो टेन्योर है करीबन आपको 40-50 साल, करीबन 45-50 साल का जो है दिखेगा। और इस टाइम पर जो है महावीर और बुद्धा दोनों जो है आपको देखने को मिलते हैं। अजातशत्रु की बात करें, ये भी इनके बेटे थे, बिंदुसार के बेटे थे, बिंबिसार के, नॉट बिंदुसार, बिंदुसार अलग हैं, बिंबिसार अलग हैं। बिंबिसार के बेटे थे अजातशत्रु, और अजातशत्रु के टाइम पर भी ये महावीर और बुद्धा आपको कहीं बड़े छोटे टाइम के लिए देखने को मिलते हैं। और इन्होंने जो है राज किया था करीबन 30-32 साल तक तो उन्होंने राज किया था। ठीक है, तो बिंबिसार के, चूंकि बिंबिसार का जो है लार्जर पीरियड जो है वो देखने को मिलता है, इसी वजह से इसका आंसर जो है वो सी होगा। नंदवर्धन और जो अशोक जो है ये नहीं थे। ठीक है, तो बिंबिसार जो थे इन्होंने जो है ये देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 बात कर रहा है कथा उपनिषद। जो कथा उपनिषद है, इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कट उपनिषद जो है वो किस वेद से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से किसके अंदर जो है आपको कथा उपनिषद वो देखने को मिलती है? तो लार्जली अगर हम देखें तो कथा उपनिषद का जो है कुछ स्टार्टिंग जो है वो ऋग्वेदा से ही, कथा यानी कि ये एक फेमस सेइंग है, आप इस तरीके से याद करिएगा कि एक वाइज बच्चा था, एक होशियार बच्चा था। ठीक है, अ चाइल्ड, एक होशियार बच्चा था, उस बच्चे के और यमदूत जो होते हैं, यम के बीच की एक कन्वर्सेशन है। और कन्वर्सेशन इस तरीके से है कि वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि जो हमारी सोल है, जो हमारी आत्मा है, उसका नेचर क्या है। ठीक है, उसका नेचर क्या है और इसका जो है लिबरेशन का तरीका क्या है। ठीक है, किस तरीके से जो है वो लिबरेट होती है, लिबरेशन। ठीक है, तो इस बारे में जो है ये दोनों, एक बच्चा और एक यम, ये दोनों जो है आपस में बात कर रहे हैं इस कथा के अंदर। तो ये आपको सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तीनों के अंदर देखने को मिलती है लार्जली। ठीक है,
ऋग्वेदा में तो शुरुआत होती है, बट मेजरली आपको ये इन तीनों के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसके बारे में? असर्शन और रीजन। ठीक है, पहला जो है असर्शन, ये तो हम जानते हैं असर्शन और रीजन जो है किस तरीके से करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। तो असर्शन देखो, अभिकथन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है, द हरप्पन्स हैड अ कमर्शियल लिंक विद मेसोपोटामिया। जो हरप्पन्स में, हरप्पा के जो लोग थे रहने वाले, उनका लिंक आपको मेसोपोटामियन लोगों के साथ देखने को मिलता है। ये बात तो ठीक है, क्योंकि जब मेसोपोटामिया की स्टडी की गई थी उस टाइम पर जो है आपको हरप्पन्स की जो चीजें देखने को मिलती हैं एंड वाइस वर्सा, दोनों के टाइम पे जो है चीजें देखने को मिलती हैं। रीजन देखते हैं, मैनी हरप्पन सील्स दे हैव बीन डिस्कवर्ड इन मेसोपोटामिया। कह रहा है चूंकि बहुत सारी जो हरप्पन सील्स थी वहां पे देखने को मिली, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हरप्पा है दे हैव अ कमर्शियल लिंक विद मेसोपोटामिया। ये बात तो सही है। जब देखो, आप कब कह सकते हो कि एक जगह से दूसरे बीच में जो है कोई कमर्शियल लिंक है, तब आपको पता चलेगी कि यहाँ पे जो है आपको कुछ मिले। मान लो मैं आपको फॉर एग्जांपल दूं दिल्ली और बॉम्बे का, ठीक है। अगर कुछ दिल्ली की चीजें, मान लो दिल्ली की चीजें जैसे कि छोले भटूरे, ठीक है, और मुंबई, ये दिल्ली है, ये आपको मुंबई है, ठीक है, बॉम्बे है, मुंबई है, ठीक है। अब दिल्ली के छोले भटूरे, ठीक है, आपको यहाँ मिल जाए, कहाँ? बॉम्बे और मुंबई में, और वहाँ का वड़ा पाव आपको कहाँ मिल जाए? दिल्ली के अंदर। तो आप क्या कहोगे कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो है ट्रेड का लिंक रहा होगा, लोगों का आने जाने का लिंक रहा होगा, फूड का रिलेशन हो गया ना, कि भाई दिल्ली के छोले भटूरे मिल रहे हैं कहाँ? मुंबई और एक्सक्यूज मी। तो बेसिकली लिंक की बात चल रही है। ऐसे ही जब जो है मेसोपोटामिया की जो सील्स जो है वो डिस्कवर की गई, मेसोपोटामिया के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशंस की सील्स डिस्कवर की गई, तो क्या हुआ, इससे ये साबित हो गया कि हड़प्पा के जो लिंक्स थे मेसोपोटामिया से। तो रीजन जो है इस असर्शन का, अभिकथन का जो कारण है वो एकदम ठीक है। देखो पहला, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली करेक्ट, ट्रू, ये बात तो सही है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मेसोपोटामिया की लोकेशन अगर हम देखें मैप के ऊपर, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है करीबन मिडिल ईस्ट के अंदर, ईरान, इराक, ठीक है, कुछ पार्ट है टर्की का और कुछ पार्ट है सीरिया, इस वाले रीजन में आपको लार्जली देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ रीजन फॉर द फेलियर ऑफ टॉक्स हेल्ड एट द शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945? शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में। अब ये कह रहा है कि जो टॉक्स का जो फेलियर हुआ उसका रीजन क्या था एग्जैक्टली, जिसकी वजह से जो ये जो कन्वर्सेशन थी 1945 की वो फ्रूटफुल नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये कन्वर्सेशन चल रही थी किसको? वेवेल प्लान को डिस्कस करने के लिए। ये डिस्कशन किसकी वजह से था? वेवेल प्लान को डिस्कस करने के लिए जो 21 पॉलिटिकल लीडर्स थे, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो जुड़े, ठीक है, इनवाइट किए गए किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, कि आप आओ शिमला के अंदर, ठीक है, आप आओ और हम जो है डिस्कशन करते हैं। उसी को बोला गया शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945। और इसके अंदर आपको जो है मौलाना अब्दुल कलाम, जो कि उस टाइम पर जो है प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, तो उस टाइम पर जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और भी जो लोग थे उन्होंने भी, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर, जो कि मुस्लिम लीग्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और भी जो जितने भी जो लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बट जो वेवेल प्लान तो जो था वो इतना ज़्यादा जो है डिस्क्रिमिनेटिंग था। एज पर मोहम्मद जिन्ना साहब थे, वो भाई साहब ने बोला कि भाई हमें क्या चाहिए, हमारी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो उसमें हमारे जो पॉलिटिकली सिलेक्टेड जितने भी लीडर्स आए वो सारे के सारे जो मुस्लिम लीग ही चुने। ठीक है, मुस्लिम मेंबर्स जो हैं वो सारे के सारे जो कौन करे? मुस्लिम लीग चुने। तो इस वजह से जो है उन्होंने जो है इसको जो है वो एक्सेप्टेंस होने नहीं दिया था वेवेल प्लान को। ठीक है, तो बेसिकली पहला पॉइंट क्या है? द कांग्रेस बाइकॉटेड, ऐसा नहीं था सच। द वाइसराय वाज
indifferent to demands of the Congress. The Dominion status suggested by the Viceroy was not acceptable by both Congress and Muslim leagues. And the last one, that the Jinnah insisted that all the Muslim members of the Executive Council, all the Muslim members of the Executive Council must be nominated by the Muslim League. जितने भी मेंबर्स थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, जितने भी मुस्लिम मेंबर्स थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सारे मेंबर्स जो है दे शुड बी नॉमिनेटेड बाय हूम, मुस्लिम लीग के द्वारा। उनका ये था कहना, ठीक है, जो कि जो है वो विवेल प्लान में इग्नोर की गई थी मुस्लिम की ये वाली डिमांड जो है। इसी वजह से जो है ये जो है फेलियर रहा इस वार्तालाप का, इस कन्वर्सेशन का, ठीक है। डी, तो विवेल प्लान में किसका जो रोल था जिसकी वजह से फेल हुआ था? बेसिकली लार्जली बिकॉज ऑफ मुस्लिम लीग्स डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 बात कर रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग रिफ्यूज्ड टू अलाउ द अडॉप्टेड सन ऑफ लक्ष्मी बाई टू सक्सीड टू द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड एंड सब्सिक्वेंटली अनेक्स्ड द स्टेट। तो ऐसा कौन सा इंसान था, ऐसा कौन सा आदमी था जिसने कहा था कि भाई रानी लक्ष्मीबाई जी थी, उनके जो हस्बैंड जो डाइड हुए, उनके हस्बैंड जो है ख़त्म हुए, उसके बाद जो उन्होंने एक अडॉप्टेड सन लिया था, ठीक है, उन्होंने एक सन को अडॉप्ट किया था। तो उस इंसान ने लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? लॉर्ड तो कहलाने लायक ये लोग है भी नहीं, वी आर यूजिंग दीज वर्ड्स, ठीक है। तो डलहौजी ने जो है क्या बोला कि डलहौजी ने बोला कि ये जो है अडॉप्टेड सन वाली जो थ्योरी है हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने, इन भाई साहब ने इस ऑब्जेक्टिव, इस जो अडॉप्टेड सन वाला जो कंसेप्ट था उसको एग्री नहीं किया और इस पे अनेक्स कर दिया। लॉर्ड डलहौजी डिसाइडेड टू अनेक्स द स्टेट ऑफ झांसी, ठीक है। जैसे ही जो महाराजा गंगाधर राव थे, महाराजा गंगाधर राव, दे हैड लेफ्ट नो लीगल हायर, ये इनके पति थे रानी लक्ष्मीबाई जी के, महाराजा गंगाधर राव, ठीक है। इनका कोई संतान नहीं थी, बट इन्होंने एक सन को अडॉप्ट किया था और उस अडॉप्टेड सन का कुछ माना नहीं डलहौजी ने, और इसी वजह से जो है वो झांसी को इन्होंने अनेक्स कर लिया, जीत लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी सी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द डिफेंस इन द ट्रायल ऑफ इंडियन नेवी INA ऑफिसर्स? कैप्टन PK सेगल, कैप्टन शाहनवाज खान एंड कैप्टन GS धिल्लन। तो इनमें से नीचे नाम दे रखे हैं, वो हम लोग फॉलो ऑर्गेनाइज द डिफेंस। जब INA ऑफिसर्स का जो है ट्रायल चल रहा था, क्या हुआ था कि ये सारे जो लोग थे, PK सेगल, शाहनवाज खान एंड GS धिल्लन, इन सबको जब पकड़ लिया गया तो क्योंकि ये लोग जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है बेसिकली जो है दमन कर रहे थे, जो है रिवॉल्यूशन कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने जो है इनको पकड़ के इनका ट्रायल चलाया। इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स जिसको बोला गया, इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स, इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल जिसको बोला गया, INA ऑफिसर्स ट्रायल्स बोला गया। PK सेगल नाम याद रखिएगा, पूछा भी गया था PYQs के अंदर जब शाहनवाज खान, GS धिल्लन। तो जब इनकी बारी आई, इनके ऊपर जो है केस किया गया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स ने, तो ये बात चल रही है कब की? 1945-46 की बात चल रही है। तो जो मुख्य इंसान थे भूला भाई देसाई, इन्होंने जो है इनको रिप्रेजेंटेशंस किया था, और इनके साथ जो है और भी लोग थे जिन्होंने जो है इनको जो है रिप्रेजेंट किया था कोर्ट में, ठीक है। तो और भी जो लोग थे जिन्होंने इनको रिप्रेजेंट किया था कोर्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोला गया है, हु अमंग द फॉलोइंग मेड द फर्स्ट सिस्टमैटिक क्रिटिक of moderate politics
in 1893-94 in a series of articles entitled New Lamps for Old। अच्छा, इसका मतलब देखो, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, नई नया उजाला बूढ़ों के लिए। तो बेसिकली मॉडरेटर्स, जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1885 के अंदर, देखो कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1885 के अंदर, ठीक है, कांग्रेस का फॉर्मेशन। तो इससे 15-20 साल तक जो है चला क्या, मॉडरेटर्स का फेस चला, मॉडरेटर्स का। फिर एक्सट्रीमिस्ट एंड रिवॉल्यूशनरीज का फेस इस तरीके से जो था चला था। मॉडरेटर्स यानी कि इस तरीके के लोग जो कि इस चीज में बिलीव करते थे कि वो ब्रिटिशर्स से अपनी मांग करें कि हमें किसकी चीज के जरिए, पिटिशन के जरिए वो पिटिशन लगाएंगे कि भाई साहब हमारा जो लैंड के ऊपर जो टैक्स है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, जो हमारे जो फील्ड के ऊपर जो टैक्स है, जो एग्रीकल्चरल टैक्स है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, ठीक है। इस बार क्या हुआ है, खेती अच्छे से नहीं हुए तो जो है वो जो किसानों से जो टैक्स जो है वो कम लिया जाए। तो इस तरीके की जो डिमांड्स जो पेश की जाती थी इन मॉडरेटर्स के द्वारा कांग्रेस के अंदर, वो पिटिशंस के जरिए, वो दलीलों के जरिए जो है वो जो है काउंसिल के अंदर दलीलें चलती थी हाउसेस के अंदर, और उसके जरिए जो है वो डिमांड पुट की जाती थी। और कुछ जाहिर सी बात है, कुछ जो है मिलेंगी और कुछ लार्जली नहीं मिलेंगी। तो इसी को जो है पहली बार क्रिटिक जो है खड़ा निकल के आया और अपने आर्टिकल्स में श्री अरबिंदो घोष ने अपने आर्टिकल्स के अंदर ये बात कही कि ये जो पुराने हैं इनके लिए नए लैंप की जरूरत है, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, ठीक है। उन्होंने ये बात कही, सिंपल सा, ठीक है, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। और इन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था कांग्रेस के जो मॉडरेट पीपल थे, मॉडरेट पार्टी थे, मॉडरेट पॉलिसीज जो थी बेसिकली उनको, ठीक है, अरबिंदो घोष ने। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 37 जो बात कर रहा है, मैच द फॉलोइंग है, दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अच्छा, ये लिस्ट 1 जो है वो समिति और सोसाइटी की है, और ये लिस्ट 2 है जो है वो पर्सन्स एसोसिएटेड। तो इधर जाएंगे पर्सन्स एसोसिएटेड, ठीक है, ये जो है नीचे ये पर्सन्स एसोसिएटेड है, और ये जो है नीचे यहाँ पर ये सोसाइटीज जो है, समितिज जो हैं। तो सबसे पहली जो समिति आती है वो आती है आपकी अनुसूलन समिति, ठीक है। सबसे पहली जो समिति देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है बंगाल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की, बंगाल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की, बंगाली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन थी ये, बंगाली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन थी, और वो देखने को मिलती है अनुशीलन समिति, ठीक है। तो ये जो है वो 20th सेंचुरी के यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि 1900 से आपको 1925 के बीच में जो है ये देखने को मिलती है, इसका बोलबाला इस टाइम पे जो है। और ये रिवॉल्यूशनरी वायलेंस को लेकर उसके एज अ मींस फॉर एंडिंग द ब्रिटिश रूल। इसका जो ऑब्जेक्टिव कैसे था, रिवॉल्यूशनरी बिहेवियर था, रिवॉल्यूशनरी टू एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल को खत्म करने के लिए कैसा मींस था इनका, रिवॉल्यूशनरी वायलेंस का मींस था, जरिया था रिवॉल्यूशनरी वायलेंस। और वो किस चीज समिति के जरिए, अनुशूलन समिति, और इनके जो कर्ता धर्ता थे, ठीक है, जतेंद्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है, अनुशीलन समिति के। इसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, परमार्थ मित्रा, परमार्थनाथ मित्रा। तो इन्होंने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया एंड इसके बाद जो है और भी लोग इससे जुड़े, अरबिंदो भी इससे जुड़े हुए थे, देशबंधु चित्तरंजन दास जो थे, सुरेंद्रनाथ टैगोर, जतेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, ये लोग जो देखो याद रखिएगा, जतेंद्रनाथ बनर्जी के साथ साथ जो है और भी लोग थे, अरबिंदो घोष थे, अरबिंदो घोष आपने नाम सुना होगा, ठीक है, अरबिंदो और चित्तरंजन दास जो थे, चित्तरंजन दास सीडी, और सुरेंद्रनाथ टैगोर, ये लोग जो है इससे जुड़े हुए थे।
दूसरा, तो पहले का अनुशीलन समिति का क्या हो गया, जतेंद्र नाथ बनर्जी। ए का टू जो है इसमें आ रहा है और इन दोनों में नहीं आ रहा, तो उसको हटा दो क्लियरली। ठीक है, इन दोनों में से हमारा आंसर रहेगा। दूसरा, एंटी सर्कुलर सोसाइटी। तो सत्येंद्र प्रसाद बोस जो थे, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया एंटी सर्कुलर सोसाइटी। सत्येंद्र प्रसाद बोस, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया जिसका नाम दिया एंटी सर्कुलर सोसाइटी। अब ध्यान से सुनिएगा, इस एंटी सर्कुलर सोसाइटी ने कुछ प्रोटेस्ट अरेंज किए। किसके अगेंस्ट? सर्कुलर जारी किए, सर्कुलर इशू किए किसके अगेंस्ट? जो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बंगाल था उस टाइम पर, उसके अगेंस्ट। क्योंकि वो जो मजिस्ट्रेट था, और ये बात उनकी जो डिमांड थी क्या थी कि जो मजिस्ट्रेट है और जो कलेक्टर्स हैं उनके अगेंस्ट जो है, जो कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, उनके अगेंस्ट जो है स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रहे थे उनको बचाने के लिए। तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में जो है अपनी जो है आवाज उठा रहे थे, उनके अगेंस्ट जो है स्ट्रिक्ट मेजर्स ना लिए जाएं, उन बच्चों को बचाने के लिए, उन बच्चों को सेफगार्ड करने के लिए ये समिति, एंटी सर्कुलर समिति, यानी जो सर्कुलर जारी किया गया था इन बच्चों के अगेंस्ट, उसके अपोजिट एंटी सर्कुलर सोसाइटी जो है, ठीक है, वो जिसका जो है गठन सत्येंद्र प्रसाद बनर्जी साहब ने किया था। और उसके जो है जो सेक्रेटरी बने थे वो कृष्ण कुमार मित्रा, जो, और इसके जो है वो प्रेसिडेंट भी बन गए थे कृष्ण कुमार मित्रा, जो कि इसके सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट जो है बन गए थे कृष्ण कुमार के मित्रा। ठीक है, किसके? एंटी सर्कुलर सोसाइटी इन बंगाल। जिस टाइम पे जो है जो स्टूडेंट जो थे, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन कर रहे थे, उनके अगेंस्ट जो है सर्कुलर जारी किया गया था। उस सर्कुलर के अगेंस्ट एक सोसाइटी का गठन किया गया, एंटी सर्कुलर सोसाइटी, जिसके जो कर्ता धर्ता थे, जो एस्टैब्लिशर थे, वो थे सत्येंद्र प्रसाद बनर्जी, और जो बाद में जाके जो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जो बने उसके एट द सेम टाइम वो थे कृष्ण कुमार मित्रा। तो जो एसोसिएटेड जो पर्सन है, बी का ए आ जाएगा। बी का ए देखो हमारा इस ऑप्शन में दे रखा है, हमारा आंसर जो है ये रहने वाला है। ठीक है, अभी जो है एक डाउन सोसाइटी है, डॉन सोसाइटी जिसको बोलते हैं, और एक स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति और बांधव समिति। तो ये जो डॉन सोसाइटी जो है आपको देखने को मिलती है, डॉन सोसाइटी, तो इसमें जो है इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सतीश चंद्र मुखर्जी। तो डॉन सोसाइटी था, बेसिकली ऑर्गेनाइजर कौन थे इसके? सतीश चंद्र मुखर्जी। इन्होंने इसको, इस सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन किया, और ये लिंक्ड थी कल्चर से, ये आपको कल्चर से लिंक्ड दिखेगी। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, प्रोटेस्ट करना था किसके अगेंस्ट? एक रिपोर्ट जारी की गई थी इंडियन यूनिवर्सिटीज के अगेंस्ट, जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सही से काम नहीं कर रही हैं। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिंक्ड है ये, इट इज लिंक्ड टू इंडियन यूनिवर्सिटीज, इतना याद रखिएगा, इंडियन यूनिवर्सिटीज से ये जो है कुछ ना कुछ लिंक्ड है डॉन सोसाइटी। तो डॉन सोसाइटीज की बात आए तो दो तीन चीजें जो याद रखनी चाहिए। पहली बात, ये इंडियन जो डॉन सोसाइटी जो है इंडियन यूनिवर्सिटी से लिंक्ड है, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन से लिंक्ड है। ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन से लिंक्ड है। दूसरा, सतीश चंद्र मुखर्जी, सतीश चंद्र मुखर्जी, इन्होंने इसका ऑर्गेनाइजेशन किया था। ठीक है, और तीसरा ये जो है, बस ये 2 पॉइंट जो है, मेनली 2 पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। इससे ज्यादा इसकी डेफिनेशन नहीं पूछने वाले, बस जो है लिंक्ड पूछने वाले हैं, बस आएगा तो। डी, स्वदेश बांधव समिति, ये स्वदेश बांधव समिति जो थी, अश्विनी कुमार दत्ता, इन्होंने इसका जो है इसके फाउंडर थे बेसिकली। और इनका जो प्रमोशन था, इनका जो ऑब्जेक्टिव था, इसको प्रमोट करना था कंजम्पशन का, इंडिजिनस प्रोडक्ट का। तो जो हमारे भारत की जो बनी हुई चीजें थी, अश्विनी कुमार दत्त जो थे, स्वदेश, इस नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए, स्वदेश बांधव कमेटी, इनका जो समिति, इसका जो ऑब्जेक्टिव था बेसिकली कि जो इंडिजिनस गुड्स है, इंडिजिनस प्रोडक्ट हैं, ठीक है, और जो बाइकआउट कर दो जो फॉरेन गुड्स आ रहा है, जैसे कि साबुन, ये सारी जो चीजें थी उनको बाइकआउट करो,
और जो इंडिजिनस प्रोडक्ट है इंडिया का उसको यूज करो। ठीक है, तो स्वदेश बंधु समिति का जो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया अश्विनी कुमार दत्त जी के द्वारा कि भाई जब आप यू शुड बाइकआउट द फॉरेन गुड्स एंड अपना जो इंडिजिनस प्रोडक्ट है भारतीय प्रोडक्ट है उसको अपनाओ। डॉन सोसाइटी किससे लिंक थी? इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन से लिंक थी और इसके जो कर्ता धर्ता थे सतीश चंद्र मुखर्जी। एंटी सर्कुलर सोसाइटी क्या थी? सर्कुलर लागू किया था किसके अगेंस्ट? बच्चों के, स्टूडेंट के अगेंस्ट जो कि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्हीं को बचाने के लिए एंटी सर्कुलर सोसाइटी का गठन किया गया। किसके द्वारा? सत्येंद्र प्रसाद बोस के द्वारा। और ये जो सत्येंद्र प्रसाद बोस थे इन्होंने इसका गठन किया और इसके जो है वो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जो थे वो थे कृष्ण कुमार के मित्रा। ठीक है, लास्ट है हमारा इसमें अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का कुछ भी नहीं है, उसका एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था और इससे लिंक्ड थे जितेंद्र नाथ बनर्जी। ये एक रिवॉल्यूशनरी वायलेंस के थ्रू इंडिया में खास करके जो है बंगाल के अंदर जो है ये लिंक थी ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट जो है ये फॉर्मेशन था। ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट रिवॉल्यूशनरी मीन्स जो है अपनाया था इसमें देश को आज़ाद कराने के लिए। ठीक है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हूँ। मैं बार बार इसी वजह से समझा रहा हूँ क्योंकि ये जो है ये समिति, सोसाइटीज और पर्सन एसोसिएटेड के क्वेश्चंस कई बार जो है स्टेट एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन होती है इसमें। तो क्या करना? सिंपल शीट बनाना, इस तरीके से डिवाइड करना, छोटे से नोट्स बना लेना। ठीक है, सिंपल। लिंक्ड वर्ड यूज करना, पूरी रामायण मत लिख देना। जैसे मैंने डॉन सोसाइटी का बताया, डॉन सोसाइटी में क्या लिख दो? सतीश चंद्र मुखर्जी, दूसरा इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, बस खत्म कहानी। स्वदेश बंधु समिति में क्या लिख दो? अश्विनी कुमार दत्त, और क्या लिख दो? बाइकआउट फॉरेन गुड्स, और अपने जो इंडिजिनस गुड्स थे उनको अपनाओ, एक्सेप्ट इंडिजिनस गुड्स। एंटी सर्कुलर सोसाइटी, जो सर्कुलर लागू किया गया था बच्चों के अगेंस्ट, हिंदी में लिख लो, जैसे भी लिख लो, आपको बेसिकली आपको अपनी भाषा में लिखना है और याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38 जो है क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का। तो लॉर्ड रिपन के बारे जो है, लॉर्ड रिपन, अच्छा लॉर्ड रिपन जो है ही वॉज वेरी फेमस अमंग द इंडियंस, और ये बोला जाता है ही वॉज वेरी बिलोव्ड वाइसराय हु वाज वेरी फेमस इन इंडियन, ही वाज अ वाइसराय। अच्छा, हम जो है वाइसराइज की जो लिस्ट है, वाइसराइज की जो लिस्ट है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम, ये सारी जो लिस्ट है इनके बीच इन इस टाइम पे जो है जो भी सिचुएशंस हुई थी, जो भी इंसिडेंट्स हुए थे, या फिर इन्होंने जो भी जो है एक्शंस लिए थे, जो भी काम किए थे, वो सारी चीज़ें उन शॉर्ट वीडियोस के ज़रिए हम कवर करेंगे। मेरे खुद के जो है पर्सनल शॉर्ट नोट्स हैं एंड दे विल फॉर श्योर दे आर गोइंग टू हेल्प यू वेरी वेल। वो बहुत मदद करने वाले हैं। वो जो नोट्स की जो सीरीज़ है मैं लेके आऊँगा, आपको समझाऊँगा चीज़ें, वो बहुत मदद करेंगे आपको। ठीक है, चैनल को फॉलो करिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको जो है अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है क्या दे रखा है सेशन कि लॉर्ड रिपन ही रिजाइंड बिफोर द टर्म ऑफ हिज वाइसरायलिटी वॉज ओवर। तो उन्होंने, लॉर्ड रिपन ने अपने वाइसराय के टर्म से पहले ही रिज़ाइन कर दिया था। ये बात एकदम सही है। ठीक है, अपना इनका खुद का टर्म पूरा होता 1884 में जो है इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। 1884 की बात है, 1884 में रिज़ाइन कर दिया। अब इसका रीज़न क्या था? इनका रीज़न इन्होंने खुद की मर्जी से किया था, ना कि किसी और के उससे। हुआ क्या था, जो 1883 में आया था, 1883 में इल्बर्ट बिल आया था, इल्बर्ट बिल। अब इस इल्बर्ट बिल ने क्या किया? इस बिल ने जितने भी यूरोपियन सब्जेक्ट्स थे, जितने भी यूरोपियन सब्जेक्ट्स यानी कि लोग थे, ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश यूरोपियन ऑफिसर्स या फिर सब्जेक्ट्स कह दो, ठीक है, या फिर पीपल थे, उन सबको किसके नीचे लिया गया? मजिस्ट्रेट्स और जजेस के नीचे उनका जो है ओवरव्यू होना चाहिए। ठीक है, दे वर ब्रॉट अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ, किसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर? जज और मजिस्ट्रेट। अब ये कुछ भी ड्रामेबाजी करेंगे, सबको किसका मॉनिटर किया जाएगा? जजेस के द्वारा और मजिस्ट्रेट के द्वारा।
तो इन कम्युनिटीज ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से बोला कि भाई साहब ये जो बंदा है लॉर्ड रिपन, इसको वापस बुला लो, ये तो हमारी बैंड बजा देगा। अब इसको इस ये जो इशू है इसको ज़्यादा ऊपर बढ़ने से पहले ही, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बोलने से पहले ही लॉर्ड रिपन ने अपनी मर्जी से स्वेच्छा से रिजाइन कर दिया। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बात कर रहा है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज अनॉयड बाय द एल्बर्ट बिल, ये बात ठीक था, बट इट वाज फोर्स्ड बाय हिम। नो, उन्होंने फोर्स करने से पहले ही स्वेच्छा से रिजाइन किया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ठीक है एंड सेकंड गलत है। तो देखो ए इज फॉल्स गलत, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स सही है, सी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पोस्ट औरंगजेब मुगल पीरियड। तो औरंगजेब के बाद का जो मुगल पीरियड का, उसके कंटेक्स्ट में जो है स्टेटमेंट देखना है, पोस्ट औरंगजेब मुगल पीरियड। ठीक है, उसका जो है वो देखना है। पहला स्टेटमेंट है, फर्रुखशियार ओन्ड हिज एलिवेशन टू द थ्रोन टू जुल्फिकार खान एंड इमादुल मुल्क। तो बेसिकली ये जो फर्रुखशियार जो था, पोस्ट मुगल और पोस्ट औरंगजेब का जो मुगल पीरियड था काफ़ी कमज़ोर था, पहली बात। ठीक है, जैसे ही औरंगजेब गया उसके बाद वीकनिंग स्टार्ट हो गई, किसमें, मुगल पीरियड में, मुगल सल्तनत में, और उसमें ही एक कमज़ोर कड़ी था फर्रुखशियार। और इस फर्रुखशियार का किसने इसको पावर में लाया था, सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स, इनका नाम आपको सुनने को मिलेगा जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब, मेडिवल हिस्ट्री में। सैयद ब्रदर्स, ये दो सैयद ब्रदर्स में दो नाम इंपॉर्टेंट थे, पहला अब्दुल्ला खान और अब्दुल्ला खान, और दूसरा नाम था हुसैन अली खान बारह। हुसैन अली खान 12, और इन दोनों को बोलते थे किंग मेकर्स। ठीक है, किंग मेकर्स। तो अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान 12, यानी कि सैयद ब्रदर्स ने क्या किया, इस बंदे को फर्रुखशियार को गद्दी पे बैठाया था, ना कि जुल्फिकार खान और इमादुल मुल्क ने। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, औरंगजेब हैड लेफ्ट अ विल टू द पार्टीशन एंड टू द मुगल एम्पायर अमंग हिज 3 सर्वाइविंग सन्स। बट ठीक है, अपने 3 बचे कुछ पुत्रों के और बेटों के अगेंस्ट जो है अपनी विल उसने लेफ्ट की थी। दूसरा, मोहम्मद शाह वाज सपोर्टेड बाय निजाम उल मुल्क ऑफ डेक्कन। अच्छा, डेक्कन कौन सा वाला रीजन आया था, डेक्कन आया था ये वाला रीजन, दक्कन ये वाला। तो इस रीजन का निजाम उल मुल्क, उसने मोहम्मद शाह को सपोर्ट किया था। और मोहम्मद शाह कौन था, मुगल पीरियड का ही, पोस्ट औरंगजेब मुगल पीरियड का जो है एक शासक था। ठीक है, तो 2 और 3 जो है वो करेक्ट है, एंड फर्स्ट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सैयद ब्रदर्स ने इस बंदे को, फर्रुखशियार को जो है सपोर्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 40 बात कर रहा है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज अकबर फॉर्मली सीटेड ऑन द मुगल थ्रोन आफ्टर द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हिज फादर हुमायूं। जैसे ही इसके फादर, अकबर का जो पिता था, उसकी एक्सीडेंटल हुमायूं, अच्छा हुमायूं जो है पहले एक बार आया, उसके बाद फिर भाग गया बाहर, इंडिया से बाहर, फिर वापस आया राज करने। ठीक है, ऐसे इसका जो है टेनर रहा है। तो हुमायूं की जो डेथ जो है वो एक्सीडेंटल डेथ मानी जाती है, और उसकी एक्सीडेंटल डेथ के बाद जो है अकबर जो है राज में आया। अब जैसे ही ये खबर फैली तो अकबर जो है वो चल दिया भैया। ठीक है, तो इधर जो है दिल्ली की साइड जो है, दिल्ली और आगरा की साइड जो है, ये बंदा हेमू था, एक हेमू। ठीक है, अब हेमू पहुंच जाता है अटैक करने दिल्ली के ऊपर, और इसने पुराना किला को कैप्चर कर लिया। ठीक है, और अकबर तब तो छोटा बच्चा था, अभी अकबर अब तक इतना बड़ा नहीं हुआ था। तो अकबर ने कलानौर में, जो कि पंजाब के अंदर आता है, सिंहासन पर बैठ गया कलानौर के अंदर ही, यानी कि वो दिल्ली की सल्तनत पर कलानौर से ही उसने जो है डिक्लेरेशन कर दिया, और फिर आके फिर हेमू से लड़ाई करी, और फिर जो है दिल्ली के ऊपर उसने विजय पाई, और फिर आगरा में जो भी है वो रहने लगे।
और फिर फतेहपुर सीकरी भी बनवाई थी उन्होंने। ये सब चीज़ें थी अकबर की। तो कालानौर में सवाल क्या पूछा गया है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द अकबर फॉर्मली सीटेड ऑन द मुगल थ्रोन आफ्टर द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हिज फादर। मुगल थ्रोन पे कहाँ पे बैठे थे, कालानौर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो है, हु बेस्टोड द ऑफिस ऑफ पेशवा ऑन द बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ को पेशवा का पद किसने प्रदान किया था? सिंपल सा सवाल है, याद रखने की जरूरत है। शाहू, जो शाहू था उसने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा का जो पद था वो प्रदान किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड वाज डिवाइडेड बाय अकबर इनटू 4 कैटेगरी। तो एग्रीकल्चरल लैंड उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था अकबर के द्वारा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहले उसको बोलते पोलज। पोलज, अब पोलज का मतलब होता था ऐसी लैंड जो कि कल्टीवेट की जाती थी एवरी ईयर एंड नेवर लेफ्ट फैलो, यानी कि बहुत ही फर्टाइल थी, प्लस कल्टीवेशन ऑल ओवर द ईयर, कभी भी इसको छोड़ा नहीं जाता था। ठीक है, बिना खेती के, बिना फसल के। पोलज यानी कि बहुत ही फर्टाइल सॉइल और फर्टाइल लैंड। दूसरी लैंड किस टाइप की थी? पराती और परौती, PARATI और PARAUTI, परौती। ये कैसी लैंड थी? ये ऐसी लैंड थी which had to be left fallow for a time to enable its cover of fertility। यानी कि जैसे कि आप देखते हो जो वैसा जूम कल्टीवेशन होता है, जूमिंग कल्टीवेशन होता है, तो ठीक है, पहले जो आदिवासी करते थे, पहले जलाते थे किसी लैंड को, पेड़ों को काटते थे, फिर खेती करी वहाँ पे, फिर उसको फिर छोड़ देते खाली, ताकि उसको जो है वो फर्टिलिटी जो है उस सॉइल को मिल जाए बाद में जाके। ठीक है, तो ऐसी पराती और परौती जो है लैंड हुआ करती थी, जहाँ पे जो है एक टाइम पर जो है एग्रीकल्चर जो क्रॉप उगाई और उसको फिर जो है छोड़ दिया गया, फिर जो है उसको वेकेंट यानी कि खाली छोड़ दिया गया। ये दूसरे टाइप की हो गई। तीसरे टाइप की होती थी चाचर और चचर। ठीक है, ये ऐसी लैंड होती थी, इट वॉज लेफ्ट फैलो फॉर 3 और 4 ईयर्स, जो कि कम से कम 3 से 4 साल तक बिना किसी खेती के छोड़ दी जाती थी। और लास्ट में रहती थी बंजर, जो कि ऐसी लैंड होती थी जहाँ पे कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं हुआ हो, 5 साल से ज़्यादा से कल्टीवेशन हुआ ही नहीं हो। ठीक है, बंजर ऐसी लैंड हुआ करती थी जहाँ पे 5 साल से ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं हुआ हो। चचर ऐसी लैंड थी जहाँ पे 3 से 4 साल तक कुछ कल्टीवेशन नहीं हुआ हो। परौती और पराती ऐसी लैंड थी जहाँ पे जो है एक सीजन में जो है खेती हुई, दूसरे सीजन में छोड़ दिया जाता था ताकि उसकी फर्टिलिटी गेन हो, और फिर नेक्स्ट सीजन में फिर से खेती हुआ करती थी। पोलज ऐसी थी जहाँ पे पूरे राउंड द ईयर जो है आपको एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो है देखने को मिल जाती थी। ठीक है, हमसे पूछा है पोलज लैंड केम अंडर विच कैटेगरी, सिंपल सा। ठीक है, देखते हैं। लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर, ऐसी लैंड को क्या बोलते थे? बंजर। ठीक है, बंजर, तो ये तो नहीं हुआ हमारा। दूसरा, लैंड लेफ्ट फैलो इन फॉर 1 ईयर, ऐसी को क्या बोलते थे? लैंड यूज रेगुलरली फॉर, ये जो बी वाला जो है इसको बोलते थे पराती और परौती। लैंड यूज्ड रेगुलरली फॉर कल्टीवेशन, ये थी हमारी पोलज। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। एंड बैरन लैंड नॉट फिट फॉर द कल्टीवेशन, बंजर भूमि। ठीक है, नॉट फिट फॉर द कल्टीवेशन, ये बंजर, अच्छा ये डी वाला है, इसको बंजर बोल सकते हो, और जो लैंड जो है 4 से 5 साल के लिए इसको चचर बोल सकते हो। ठीक है, चचर बोल सकते हो, और ये जो है नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन, इसको ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, टर्म्स का डिफरेंस है, इतना कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। बंजर बेसिकली जो है 5 साल से ज़्यादा वाला है। ठीक है, और यहाँ पर ये 3 साल 4 साल 5 साल जो है चचर ऐसी लैंड थी जो जिस पर कल्टीवेशन नहीं हुआ हो, कल्टीवेशन पॉसिबल है पर कल्टीवेशन हुआ नहीं हो,
और बंजर ऐसी होती है जहाँ पे जो है कल्टीवेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है अंडर हुम, किसके अंदर, अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया prepared in October 1947 by the advisory branch of the Office of Constituent Assembly। तो किनके अंदर, किनकी अगुवाई के अंदर पहली दफा फर्स्ट ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो तैयार किया गया अक्टूबर 1947 में। पहला ड्राफ्ट अक्टूबर 1947 में बाय द एडवाइजरी ब्रांच ऑफ द ऑफिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो थे BN राव। सर BN राव साहब के अंदर उनको अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अपॉइंटेड एज constitutional advisor ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर चूज किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पर अक्टूबर 1947 में एडवाइजरी ब्रांच के द्वारा ऑफ द ऑफिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहला ड्राफ्ट जो है वो किया गया था, प्रिपेयर किया गया था BN राव के अंदर। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, द बरदौली रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशन 1922, जो बरदौली रिजोल्यूशन था 1922 का, आस्क द पीजेंट्स नॉट टू पे टैक्सेस एंड द टेनेंट्स नॉट टू पे द रेंट्स। तो वो कह रहा है कि इसने ये बोला, जो बरदौली का 1922 का जो है, उसने जो है सस्पेंड कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, और उन्होंने बोला कि आप क्या करो, पेजेंट से, जो छोटे किसान थे उनसे बोला, जो खेतों में काम करते थे, कि भाई आप एक काम करो, आप टैक्स मत दो, और जो टेनेंट्स थे उनसे बोला क्या कि आप जो है रेंट मत दो। ठीक है, किसानों से बोला टैक्स मत दो, एंड दे टोल्ड द टेनेंट्स दैट आप रेंट पे मत करो। बेसिकली ये उनका ऑब्जेक्टिव था इसके अंदर, ऐसा कह रहा है ये। बट हुआ क्या था, ये बरदौली रिजोल्यूशन जो 1922 का, इसके अंदर सस्पेंशन हुआ था, इट सस्पेंडेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये जो बात कर रहा है पीजेंट मूवमेंट वाला, ये सब चीज़ें। तो बेसिकली इस बरदौली रिजोल्यूशन जो था, इसमें गांधी जी ने जो है वो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था उसको एंड कर दिया, नेशन वाइड। एंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नेशन वाइड, पूरे इंडिया के ऊपर, बाय हुम, बाय गांधी जी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखो, द अकाली मूवमेंट फॉर रेसलिंग द कंट्रोल ऑफ गुरुद्वारास फ्रॉम द करप्ट महंत्स was a part of the general movement of the non cooperation movement। तो ये बात ठीक है, जो अकाली मूवमेंट था वो पार्ट था किसका, जो गुरुद्वारास के ऊपर जो है करप्ट महंत थे वो बैठे थे, उनको हटाने का, उनके ऊपर कंट्रोल करने का। ठीक है, बी सही है जो है 44 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात कर रहा है कथन जो है कौन सा जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमें डिमांड पे स्टिक करना है। पहला दे रखा है द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट कब चला था, जब बात चल रही थी बंगाल पार्टीशन की, बंगाल के पार्टीशन की जब बात चल रही थी, तब जो है वो स्वदेशी मूवमेंट का जो है बोलबाला स्टार्ट हुआ था, बंगाल के पार्टीशन की। ठीक है, सो द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड इन 1905 इन अ कॉन्फ्रेंस कन्वेन्ड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी एट बरसाल। तो बरसेल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया 1905 में। अच्छा, इसके एक साल बाद आपको 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था, ब्रिटिशर्स ने करवाया था ये भी। और 1905 में, और देखो स्ट्रेटजी क्या थी उनकी, बेसिकली बंगाल वाज सेंटर, बहुत बड़ा रीजन है, बहुत पैसे वालों का रीजन था उस टाइम पे, कॉटन इंडस्ट्रीज थी बहुत तभी इसके अंदर। तो उनको जो है वो डिवाइड करना चाहते थे, किस बेसिस पे, हिंदू मुस्लिम की बेसिस पे। अब लार्जली जो कॉन्फ्रेंसेस जो थी चल रही थी वो स्वदेशी मूवमेंट की चल रही थी, जहाँ पे कांग्रेस
ये जो बंदे जो हैं, लोग हैं जो वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। बट मुस्लिम लीग, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम्स को भड़का के मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन करवाया ताकि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है वो वीक हो सके। बट ओवरऑल उस टाइम पे जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर बाद में जाके जो है ये सक्सेसफुल हुआ। तो ये बात तो ठीक है। दूसरा, ऑन द डे ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के पार्टीशन के दिन द फेमस बाइकॉट रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द लीडर्स ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। ये बात भी ठीक है। बंगाल पार्टीशन के दिन इसमें जो है इन्होंने स्वदेशी बाइकॉट रेजोल्यूशन का जो है बात की थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, चिदम्बरम पिल्लई, चिदम्बरम पिल्लई ही टुक द स्वदेशी मूवमेंट टू द मद्रास। ये बात भी ठीक है। चिदम्बरम पिल्लई साहब इस स्वदेशी मूवमेंट को मद्रास लेके गए। ठीक है, ये बात भी ठीक है। तीनों स्टेटमेंट जो है आपको ठीक देखने को मिलते हैं 45 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ इंडियंस, क्या देखना है हमें, करेक्ट। A group of Indians headed by M.N. Roy met at Tashkent in October 1920। अक्टूबर 1920 में कुछ ग्रुप ऑफ इंडियंस जिसमें M.N. रॉय जो हेड थे वो तस्कंत जो है वहाँ पे मिले। उन्होंने सेटअप किया कि इसका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI, क्या CPI का M.N. रॉय के अंदर जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसका जो है गठन हुआ 19 अक्टूबर 1920 के अंदर तस्कंत के अंदर M.N. रॉय के अंदर। ठीक है, ये बात ठीक है। दूसरा, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन अंडर द नेम ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन अंडर द नेम ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया was founded at Calcutta in December 1925। ये जो 25 दिसंबर 1925 की ये जो बात कर रहा है, ये बात चल रही है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिशियली स्टार्ट की गई थी 25 दिसंबर 1925 के अंदर, कानपुर के अंदर। कहाँ पर? कानपुर के अंदर, ना कि कलकत्ता के अंदर। ठीक है, तो 25 दिसंबर की बात है, 25 दिसंबर 1925 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक तो थी कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो सेटअप हुई थी वो पहले सेटअप हुई थी 1920 में M.N. रॉय के द्वारा तश्कंत में। ठीक है, और फिर बाद में जाके 5 साल बाद में जाके कानपुर के अंदर पहली कॉन्फ्रेंस हुई इस पार्टी की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 25 दिसंबर 1925 में। ठीक है, CPIM, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था पहली बार वो तश्कंत के अंदर हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो है अब यहाँ जो है 5 साल बाद जो है किया गया था। तो जो है सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत क्यों है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन जो है वो कानपुर के अंदर किया गया था, ना कि कलकत्ता के अंदर। ओनली फर्स्ट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47 बात कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो नीचे जो है वो करेक्ट नहीं है। देखो कैसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट नंबर 1 है उसकी क्या बात कर रहा है कि द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 enabled the governor general to exercise the same authority in Madras, Bombay presidencies as he did in Bengal। तो हुआ क्या था, जब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आया तो जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, हम देखेंगे इस लिस्ट को देखेंगे और इनका जो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ था, इनके आउटकम्स क्या क्या थे। ठीक है, जितने भी ये रेगुलेटिंग एक्ट आए थे, चार्टर एक्ट आए थे, सीरीज को सबको देखेंगे। तो चार्टर एक्ट था 1793 का, इसने गवर्नर जनरल को क्या पावर्स दी थी कि ये जो गवर्नर जनरल था इंडिया का, उसको क्या पावर्स दी थी कि ही कैन एक्सरसाइज द सेम अथॉरिटी एज दैट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, जितना कि उसकी बंगाल के अंदर है, यानी कि इसके जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसके अंदर जो है बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी के बराबर सेम अथॉरिटी जो है आगे रहेगी। दूसरा, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 laid down the undoubted sovereignty of crown in and over the possessions of East India Company। ये बात ठीक है कि इस बंदे ने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का जो आया था, इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में और उस पर ब्रिटिश क्राउन की निर्विवाद संप्रभुता का स्थापित की गई थी, यानी कि बिना किसी अपोजिशन के जो सुपर इम्पोजिशन किया गया था क्राउन का, किसके ऊपर,
ओवर द पोजेशंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, 1830 चार्टर एक्ट ऑफ 1830 की, तो हम चार्टर एक्ट की सीरीज देखेंगे। एंड दूसरा चार्टर एक्ट की सीरीज में 1833 का जो एक्ट था, इट टुक अवे द फ्रॉम द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑल पावर्स ऑफ मेकिंग द लॉज। जितनी भी सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थी उनके पास जितनी भी लॉ मेकिंग पावर थी उन सबको छीन लिया गया 1833 के अंदर। एंड द लास्ट, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, it made the approval of the crown unnecessary for the appointment of the provisions levels councillors। ये बात गलत है। जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है, इट वाज पास्ड व्हेन द चार्टर एक्ट ऑफ 83 का जो टाइम आउट हो गया था, एंड इट वाज रिन्यूड बाय द नो सब्सटेंशियल चार्जेस वर मेड। कोई सब्सटेंशियल चार्जेस ऐसा जो ये मेंशन कर रहा है कि क्राउन अननेसेसरी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लेवल काउंसलर्स, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। यंग बंगाल के बारे में देखते हैं। यंग बंगाल मूवमेंट जो था, यंग बंगाल मूवमेंट, इट वाज स्टार्टेड बाय हेनरी वाइवन डेरिजियो, HV डेरिजियो। हेनरी वाइवन डेरिजियो ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। पहला जो है हमें क्या देखना है, करेक्ट कोड जो है वो देखना है, करेक्ट कोड। पहला बात कर रहा है, इट टुक अप द पीजेंट्स कॉज। कह रहा है इसने जो है वो पीजेंट्स की जो कॉज था, पीजेंट्स का जो रीजन था, उनको जो उसको जो है ऊपर उठाया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये यंग बंगाल मूवमेंट था, इट डिड नॉट फॉट फॉर द पीजेंट एक्चुअली। इसका जो ऑब्जेक्टिव, ये ग्रुप था किसका, रेडिकल बंगालीज जो थे उनका, रेडिकल बंगालीज, रेडिकलिस्ट बंगालीज। और ये जो फ्री थिंकर्स थे जो कि हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता से इमर्ज हुए थे, ये सारे के सारे बंगाल मूवमेंट के अंदर जो है हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता, ठीक है, हिंदू कॉलेज जो था कलकत्ता के अंदर, वहां से जो है उठ के आए। दे वर ऑल्सो नोन एज द डेरोजियंस, क्योंकि इन्होंने क्या था, जो हेनरी वाइवन डेरोजियो थे, इन्होंने इसका फॉर्मेशन किया था, इसी वजह से इनको डेरोजियंस भी कहा जाता था, डेरोजियंस बोला जाता था। ठीक है, बेसिकली, and they were inspired and excited by the spirit of free thought and revolt against the existing social and religious structure of Hindu societies। तो बेसिकली जो हिंदू सोसाइटी के अगेंस्ट जो था कि इसके अंदर जो फ्री थॉट्स को डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव था इनका, इसके अंदर जो रिवोल्ट लाने का जो ऑब्जेक्टिव था, सोसाइटी के अंदर जो भी नेगेटिविटी थी उसको हटाने का जो ऑब्जेक्टिव था इसके अंदर, ना कि जो है पीजेंट का कॉज। तो ए जो है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो गलत हो जाएगा। तो ए जिसके अंदर आ रहा है उसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो और इसको हटा दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एडवोकेटेड वुमेन्स राइट, ये बात सही है, चूंकि वुमेन्स के राइट्स को जो है सप्रेस किया गया था, इस वजह से वुमेन्स को राइट को इसने एडवोकेट किया। अटैक्ट ओल्ड एंड डिसेंडेंट कस्टम्स, जितने भी पुरानी जो रीति रिवाजी थी उन सबको जो है उनको अटैक किया कि भाई ऐसी जो है जो दकिया उससे जो चीज़ें चल रही हैं उनको खत्म करो। तो सेकंड एंड थर्ड जो है आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बात कर रहा है वो बात कर रहा है एंग्लो मराठा वॉर्स। एंग्लो बुलाया था ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में जो वॉर्स हुए थे, तो उसके बीच में विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज कंक्लूडेड द लास्ट। तो ट्रीटी ऑफ ग्वालियर विद सिंध, ट्रीटी ऑफ मंदसौर विद होलकर, ट्रीटी ऑफ पूना विद बाजीराव टू, ट्रीटी ऑफ सूरज अरिंगम विद सिंधिया। तो जो सबसे जो लास्ट में हुई थी वो थी ट्रीटी ऑफ मंदसौर, और ये हुई थी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पर, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ महीदपुर, ठीक है, जो कि किस किस के बीच में हुआ था, होलकर्स एंड ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था, ठीक है, होलकर्स और ब्रिटिशर्स के बीच में। ये मराठा कॉन्फेडरेसीज में आते थे, मराठा के अंदर आते थे, ठीक है, और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। तो जब ये हुआ था 1870s के टाइम की बात चल रही है, ठीक है, और बाद में 1818 में एट मंदसौर इसका जो है कंक्लूजन हुआ, और सारी जो डिमांड्स थी होलकर्स की जब हारने लगे, तो जो सारी डिमांड्स थी जो है वो मान ली गई होलकर्स के द्वारा,
ठीक है, जितने भी ब्रिटिशर्स ने जो है लॉस्ट ऑलमोस्ट एंटायर टेरिटरी एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ब्रिटिश राज ओनली, जो है वो एज ए प्रिंसली स्टेट जो है, एज ए प्रिंसली स्टेट जो है वो ब्रिटिश राज के अंदर ही आ गए एज ए प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, इस ट्रीटी ऑफ मंदसौर के बाद जो है सारा जो साम्राज्य था जो है मराठास का, वो जो है वो लॉस्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव मी सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मराठास इज नॉट करेक्ट। मराठास के बारे में जो है कुछ स्टेटमेंट्स जो रखे हैं नीचे, कौन सा जो है करेक्ट नहीं है। पहला देखो, द डेवलपमेंट ऑफ मराठा मूवमेंट इनिशिएटेड शाहजी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डी फैक्टो इंडिपेंडेंट किंगडम इन उड़ीसा। ये बात एकदम ठीक है। जैसे ही डेवलपमेंट हुआ मराठा मूवमेंट का, शाहजी ने क्या किया, एक डी फैक्टो यानी कि एक मतलब नॉन ऑफिशियल जो है एक गवर्नमेंट एक खड़ी कर दी। कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर। दूसरा, बाजीराव का जो एक्सेशन जो हुआ था, बाजीराव पेशवा जो थे, जो वो पद पे जो उन्होंने जो ग्रहण किया था, तो बाजीराव का सेक्शन हुआ था पोस्ट पर एज अ पेशवा, और ये हुआ था 1720 के अंदर। तीसरा, मराठास मेड अ बिड फॉर द डोमिनेशन ऑफ राजस्थान। उन्होंने जो है एक बिड करी, उन्होंने जो है एक तरीके से जो है बिड लगाते हैं ना, बिडिंग होती जो है वो करी राजस्थान के डोमिनेशन के लिए। पार्ट ऑफ दोआब एज वेल एज पंजाब, इन तीनों रीजन्स के लिए 1741 के अंदर। लास्ट का जो है मराठा मूवमेंट वॉज अ मूवमेंट लेड बाय मराठा सरदार। कह रहा है जो मराठा जो मूवमेंट था, इट वॉज द मूवमेंट लेड बाय द मराठा सरदार। एक्चुअली में क्या था, द डेवलपमेंट ऑफ मराठा मूवमेंट, इट वॉज द बिगिनिंग विद शाहजीज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डी फैक्टो इंडिपेंडेंट किंगडम। ये जो बात हुई थी ये वाला, ठीक है, ना कि ये महाराजा सरदार। यहाँ से शुरुआत हुई थी। शाहजी जो थे, शाहजी के द्वारा उन्होंने जो है वो डी फैक्टो गवर्नमेंट का, डी फैक्टो इंडिपेंडेंट किंगडम का एस्टेब्लिशमेंट किया था उड़ीसा के अंदर। तो वहाँ से जो है इसकी जो शुरुआत होती है मराठा मूवमेंट की। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है भाई। मराठा मूवमेंट है तो मराठा सरदार के द्वारा हुआ था, बट नहीं, ये शाहजी के द्वारा कहाँ पर एक इंडिपेंडेंट किंगडम का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एक डी फैक्टो इंडिपेंडेंट किंगडम का एस्टेब्लिशमेंट हुआ कहाँ? उड़ीसा के अंदर। ठीक है, उसके बाद से जो है ये मराठा मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक, सिंपल सा। तो इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चंस जो है वो एंड होते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें 25 क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हों, इनके नोट्स आपने बनाए हों। ठीक है, हाँ, इस पर ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से। बाकी ज़्यादा चीज़ें जो है हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पसंद आए तो वीडियो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।